नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज बात करेंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अयोध्या और काशी के बाद छेड़ दिया है मथुरा का नारा, लेकिन इसको लेकर क्या है केंद्र की सुरक्षा चिंताएं। साथ ही बात होगी अखिलेश यादव की साइकिल कैसे पूरब से लेकर पश्चिम तक सियासी संतुलन साधने में जुटी पड़ी हुई है। और बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन हो, इसको लेकर बढ़ने लगी है विपक्ष के भीतर तकरार। यूपी इतना बड़ा राज्य है कि उसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक सीटें निकालना जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि जितना आपको पूरे राज्य में है, लेकिन इस राज्य में इतनी विविधता है, हर क्षेत्र के समीकरण इतने अलग हैं कि इन विरोधाभासों को जो साध कर आगे बढ़ता है वही सरकार बना पाता है। तो बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी का कमजोर क्षेत्र रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर किस तरीके से अखिलेश साधने में समीकरण जुटे हुए हैं, इसका करेंगे खुलासा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का पूरा असर जाहिर है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों को इस हिस्से से काफी उम्मीदें हैं। परंपरागत रूप से इस इलाके में बीएसपी मजबूत मानी जाती रही थी। बीजेपी ने 2014 के बाद से इस मिथक को तोड़ा। जाटलैंड में हिंदुत्व की लहर के सहारे जातीय जुगलबंदी तोड़कर कमल खिलाया। इस हिस्से में साइकिल कभी बहुत ज्यादा नहीं चल सकी। कारण है कि यहाँ मुस्लिम तो भरपूर है, लेकिन यादव नाम मात्र। मतलब जो माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पूरब से लेकर अवध तक चलता है, वो यहाँ आकर कमजोर पड़ जाता है। राजनीतिक नेतृत्व और लंबे समय तक जो यहाँ पर जाटों का प्रभुत्व रहा है, उस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता रहा है। जाटों के बाद अगर यहाँ जातियों के लिहाज से बात करें तो जाटुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वो आमतौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाते रहे हैं। यहाँ पर 3 जो समूह वोट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मुस्लिम, जाट और जाटो। ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। खास बात यह है कि तीनों ही एक साथ वोट करने से बचते रहे हैं। कई बार तो ये होता रहा है कि बीजेपी के साथ जब आरएलडी आई है, तभी जाट और जो अदर मिलते रहे, तभी प्रदर्शन उसका अच्छा होता रहा है। लेकिन जो बसपा का जो मुस्लिम वोटर है, वो तभी आता रहा है जब उसको बीजेपी को हराने की जरूरत समझ में आई है। और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ भी गया। अब अखिलेश के साथ इस दफा जयंत चौधरी तो हैं, लेकिन जाटो वोट बैंक बसपा के साथ माना जाता रहा है। जैसा कि पहले का अनुभव है कि जाटो वोटों के चलते बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट मायावती के साथ जाते रहे हैं। मगर इस दफा अखिलेश ने न सिर्फ जाट वोटों के लिए गठबंधन किया है, बल्कि जाटो वोटों में भी सेंध लगाने पर उनकी नजर है। राज की बात यह है कि भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर रावण, जो कि मायावती के दलित वोट बैंक को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी इस दफा विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। रावण ने वैसे तो दोनों हाथों में लड्डू लिए हैं। वह अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस के भी संपर्क में है। कांग्रेस से वह 30 सीटें मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर पंजाब और उत्तराखंड में 2-2 सीटें चाहते हैं। हालांकि फिलहाल मुकाबला द्विपक्षीय देखकर रावण ने सपा की तरफ भी रुख किया हुआ है। राज की बात यह है कि पिछले रविवार को चंद्रशेखर रावण की मुलाकात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लखनऊ में हो चुकी है। इस मुलाकात में रावण ने 15 सीटों की सूची अखिलेश को सौंपी है। हालांकि अखिलेश ने अभी सीटों के नंबर पर कुछ भी नहीं कहा है। अखिलेश यादव ने 7 दिसंबर को मेरठ में रैली के बाद इस बारे में बात आगे बढ़ाने की बात कही है। और राज की बात यह है कि अखिलेश चंद्रशेखर रावण को 7 से 8 सीटें तक देने पर राजी हो सकते हैं। इस समय जिस तरीके से बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रथ यात्राएं कर रहे हैं अखिलेश, उनके लिए जाटलैंड को साधना काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर जाटलैंड में जयंत और रावण के साथ में ये जाटो वोट वो बांध लेते हैं और साथ लेते हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए काफी मुसीबत हो सकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में
यूं तो बीजेपी ने पूरे प्रदेश में ही बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और किसी भी दल का किसी भी क्षेत्र में पूरी तरीके से सफाया कर दिया था, लेकिन वास्तव में उसकी सफलता का सूरज या जो सवेरा हुआ था वो पश्चिम से ही हुआ था। पश्चिम के पहले चरण के मतदान के बाद ही बीजेपी का जो मोमेंटम बना वो आगे तक जारी रहा, यहाँ तक कि जो पार्टी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सबसे मजबूत मानी जाती थी उसको भी कमजोर करके रख दिया और सपा रालोद कांग्रेस का जो गठबंधन कागजों पे बेहद मजबूत नजर आ रहा था उसको भी सिकोड़ कर रख दिया। लेकिन इस दफा हालात बदले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन ने पैर पसारे और जो जख्म लगे हैं बीजेपी की छवि पर, अभी भले ही किसान बिल वापस ले लिए गए हैं लेकिन घावों को भरने में शायद वक्त लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। राज की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 136 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने किसान कानून वापस लेने के तत्काल बाद भी जो सर्वे कराया उसमें भी बहुत फायदा होता है उसे नहीं दिख रहा है। किसान खास तौर से जाट मतदाताओं के बीच जो नाराजगी पनपी है उसमें किसान कानून वापस लेने से कमी तो आई है लेकिन अभी बहुत वोटों में तब्दील होते नहीं दिख रही है। इस सर्वेक्षण के बाद बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 2 से 4 कार्यक्रम चुनाव से पहले करने की कार्य योजना बनाई है। हालांकि जाटों की नाराजगी दूर करने के साथ साथ बीजेपी की नजर इस दफा जाटों वोटों पर सबसे ज्यादा है और उन पर काम भी पार्टी ने काफी पहले से शुरू कर दिया था। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से मुक्त कर बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी पहले लगा दिया था। आगरा की रहने वाली बेबी रानी मौर्य इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। यहाँ पर वोटरों की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद 18% के करीब जाट वोट हैं तो 14% जाटो। बीजेपी ने 2014 के बाद से हर चुनाव में यहाँ पर जाट और अन्य सवर्ण मतदाताओं के साथ साथ गुर्जर और ओबीसी के बीच से समर्थन पाया है। मुस्लिम वोटर सपा, कांग्रेस, रालोद के साथ साथ बीएसपी के साथ बढ़ता रहा है, मगर बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर 40% से ज्यादा वोट हासिल कर सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। किसान आंदोलन से जाट समुदाय के बीच में उपजी नाराजगी को देखते हुए पहले ही वैकल्पिक तौर पे बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस कर दिया गया। उनसे इस्तीफा दिलाकर अब तक यहाँ पर उनकी छोटी और बड़ी 200 से ज्यादा जनसभाएं कराई जा चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा की हैं और जाटो समुदाय से आती हैं। और खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाटों के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है वो जाटवों की है और मुस्लिम और जाट दोनों जो दबंग जातियां मानी जाती हैं, इनके साथ जाने में जाटो आमतौर पर बचते रहे हैं। तो अब देखना है कि बीजेपी का यह दांव यहाँ पर कितना काम करता है। इसका प्रमुख कारण था कि जाटुओं की संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन सुरक्षित सीटों को छोड़कर उनके प्रतिनिधि कहीं से नहीं जीत पाते। बाकी मुस्लिम और जाटों के दबंगों के बीच उन्हें 32 दांतों के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में जबकि अखिलेश और जैन साथ हैं और मुस्लिमों के साथ जाटों का भी एक बड़ा हिस्सा जाने के कयास लग रहे हैं, ऐसे में जाटुओं के लिए बीजेपी जरूरी है। यह उनके मन में एक भाव पैदा करने की कोशिश है। राज की बात यह है कि जाटों की नाराजगी कम करने के साथ साथ गुर्जरों और अन्य जातियों पर तो बीजेपी का फोकस है ही, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें उसकी बूथ मैनेजमेंट पर लगी हैं। याद रहे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश के 10,40,000 बूथों पर मई तक
कम से कम एक कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा है। बूथ कमेटी और पेज कमेटी को सशक्त किया जा रहा है। लेकिन राज की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर कम से कम 2 से लेकर 4 ऐसे कार्यक्रम अभी 2 माह के भीतर कर लिए जाएंगे। मतलब हर बूथ पर ज्यादा काम किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। राज की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ली है। आपको याद हो कि 2014 में आरएलडी से अलग जाने का फैसला अमित शाह का था। उसके बाद भी जाटों का वोट वो ब्रांड मोदी के नाम पर और प्रखर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के खेमे में लाने में पूरी तरीके से सफल रहे थे। 2019 तक ये क्रम बदस्तूर जारी रहा। अब हालात थोड़े बदले हुए हैं। ऐसे में अमित शाह ने फिर से कमान अपने हाथ में लेकर जाटों के बीच में तो अपनी सोशल इंजीनियरिंग शुरू ही की है, लेकिन जो थोड़ा बहुत नुकसान हो उसकी भरपाई जाटुओं से हो जाए, उसका ये पूरा प्लान है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण चल रहा है। और अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने मथुरा तक ला दिया है। मतलब जय श्री राम और हर हर महादेव के बाद अब जय श्री कृष्णा का नारा सियासी फिजा में घोलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने मंडल की राजनीति से सियासी गणित साधने की कोशिश की, मंडल की सियासत मतलब जातीय अस्मिता की राजनीति को आगे किया, तो बीजेपी ने भी कमंडल से आचमन कर अपने सियासी यज्ञ का आरंभ कर दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कहीं इस यज्ञ में आहुति देते हुए हाथ न जल जाए, ये चिंता भी केंद्र सरकार और बीजेपी के आला कमान को सता रही है। प्रतिमा जय श्री राम, हमारी जनमत। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी राम रथ पर सवार होकर ही सत्ता के खेल में गंभीरता से आई। हिंदुत्व के धरातल पर ही उसने विकास की नई इबारत लिखने की जो कोशिश की, उससे ही कमल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खिला। इसके बाद दिल्ली की सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब जब यूपी में लड़ाई से बीजेपी बाहर हुई, तब तब दिल्ली की सत्ता उसके लिए दूर की कौड़ी हो गई। ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में 2 लोकसभा और 2017 का पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जबरदस्त बहुमत के साथ जीता था। 2019 के बाद राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, वहां निर्माण शुरू होना और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद बीजेपी चुनावी नतीजों को लेकर खासी मुतमईन थी। कानून व्यवस्था पर सख्ती और योगी आदित्यनाथ के प्रखर हिंदुत्व और विकास के दावों के सहारे बीजेपी खासी मजबूत भी नजर आ रही थी। फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। इसी बीच कोरोना का कहर। भले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार की कोरोना पर मैनेजमेंट में तारीफ की हो, लेकिन इसी दौरान गंगा और दूसरी नदियों में तैरती लाशें और जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान पूरे प्रदेश में दवाओं से लेकर अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर त्राहिमाम मचा, उससे सरकार की छवि पर असर पड़ा। रही सही कसर पूरी कर दी किसान आंदोलन ने। और जिस तरीके से इसके बाद योगी सरकार ने मैनेजमेंट किया, निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की थार से किसानों के कुचलने के आरोप लगे और तस्वीरें आई, उसने भी बीजेपी को झटका दिया। हालांकि इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन, जेवर एयरपोर्ट पर जोरदार आयोजन, झांसी में पेयजल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना और उसका जोरदार प्रदर्शन भी करना, बाकी काशी और अयोध्या को लेकर बीजेपी का सियासी परचम फहराया ही जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
इसके बावजूद विपक्ष ने जिस तरीके से कभी राजभर, कभी केवट, कभी पटेल, कभी निषाद या कभी ब्राह्मण, इन सबके नाम पर जातिगत सम्मेलन करने शुरू किए, उसके बाद सियासी पारा थोड़ा बढ़ा। वैसे तो पूरा विपक्ष ही आरोप लगा रहा था योगी पर भेदभाव का, लेकिन अखिलेश यादव के पास मुस्लिम और यादव समीकरण की जो मजबूत जमीन थी, उसके साथ इन छोटे छोटे जाति समूहों को जोड़कर वो बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करते दिखने लगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जातियों यानी मंडल वाली राजनीति की काट कमंडल से ही हो सकती है, ऐसा बीजेपी के कर्णधारों को लगता है। बीजेपी का नारा पहले ही रहा था अयोध्या, मथुरा और काशी। तो दो जगह तो मोदी सरकार ने कानून और सियासी प्रबंधन के जरिए बहुसंख्यक भावनाओं के सपने को धरातल पर ला दिया। इसी बीच अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, पहले की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, अब कार सेवकों पर फूल बरसेंगे। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तुरंत सियासी तापमान बढ़ा। सवाल था कि अब कार सेवा कहां होगी। लोगों की नजर मथुरा तक ही पहुंची। इसी बीच मथुरा में तैनात सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 7 कंपनियों को मथुरा जन्मभूमि में कुछ अजीबोगरीब दिखा। उन्होंने मुख्यालय को तुरंत सूचित किया। खुद सीआरपीएफ डीजी ने एक पत्र लिखकर कहा कि मथुरा जन्मभूमि पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसा लगता है तमाम लोग वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आ रहे हैं। उनकी ये चिट्ठी ऐसे समय में आई जबकि 6 दिसंबर को मथुरा के तमाम संत समूहों ने मस्जिद को जल से पवित्र करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद निश्चित तौर पर वहां पर सियासी तापमान बढ़ना ही बढ़ना था। और बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की बारी का नारा दे दिया। यहां यह बताना जरूरी है कि मौर्य जो राम मंदिर के आंदोलन के चेहरा रहे हैं, अशोक सिंघल उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं। मौर्य खुद को राम भक्त ही कहते हैं और वो पिछली बार जब 2017 में विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी तब पार्टी के अध्यक्ष भी थे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये पूरा मुद्दा नियोजित तरीके से उठाया गया, लेकिन इसको लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी केंद्र सरकार बहुत सतर्क है। इसीलिए मथुरा में सुरक्षा एजेंसियां पूरी नजर रखे हुए हैं और अर्धसैनिक बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। धारा 144 वहां पर लगा दी गई है, जिससे जो संतों ने ऐलान किया है उस तरीके की कोई घटना वहां ना हो पाए। लेकिन इसके बाद भी एक बात आप तय मानकर चलिए कि ये जो मुद्दा है, ये जो विमर्श है मथुरा का, ये अब सियासी केंद्र में रहेगा और जय श्री राम और हर हर महादेव के बाद जय श्री कृष्णा या राधे राधे का उद्घोष बुलंद होना तय है। बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में हराने के लिए पूरा विपक्ष बेचैन है। लामबंदी की बात कर रहा है, व्यू रचना की भी बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि आपस में ही विपक्ष के बीच में आशंका, अविश्वास और असमंजस इतना ज्यादा है, उससे कम विपक्ष का कोई एक चेहरा निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यही राज की बात है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की जो इच्छा थी कि मोदी के खिलाफ वो स्वमेव एक चेहरा बनकर उभरे और सारा विपक्ष उसके पीछे एकजुट हो जाए, तो वो कम से कम होता नहीं दिख रहा है। और अविश्वास इतना कि पहले तो कई राजनीतिक दल कांग्रेस को अपने खेमे में लेने को तैयार नहीं है और जो आना चाहते हैं उनको लेकर कांग्रेस की अपनी चिंताएं हैं।
आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान ने पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। इससे पहले वो कांग्रेस को जगह जगह तोड़ना शुरू कर चुकी थी। यूपीए के अस्तित्व को ही मानने से इनकार करने के बयान भी उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के समय कही। वैसे बात यह भी है कि यूपीए की बैठक चुनाव हारने के बाद से कभी हुई भी नहीं, और यही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी कह चुके हैं। मतलब बड़े राज्यों के स्थानीय क्षत्रप कांग्रेस को ही विपक्ष का मुख्य चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस खास तौर से ममता के रुख और बयानों से बेहद विचलित और उद्विग्न है। वैसे तो कांग्रेस ने बेहद निर्ममता ममता पर अब बरत रखी है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब कांग्रेस आलाकमान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पास जाने वाला है। ये किसी से छिपा नहीं है कि फिलहाल ममता और पवार के बीच में करीबियां बहुत हैं, और शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है, और पवार के ही बेहद करीबी नवाब मलिक पहले ही कह चुके हैं किसी भी विपक्षी एकता की बात बिना काँग्रेस के बेमानी। आणि काँग्रेस शिवाय कुठलेही विरोधकांचा मोर्चा होऊ शकत नाही अशी पण भूमिका पवार साहेबांनी आधी पण मांडलेली आहे। कांग्रेस का मानना है कि नवाब मलिक ने यह बात बिना पवार को विश्वास में लिए नहीं कही होगी। कांग्रेस खुद भी यही कह रही है कि 20% के करीब वोट उसके पास है। ऐसे में बिना कांग्रेस के विपक्ष कैसा होगा। ममता पश्चिम बंगाल तक सीमित हैं और वह जितना विस्तार करेंगी उससे कांग्रेस का ही वोट घटेगा। इससे फायदा बीजेपी को होगा। मेरा मानना है कि विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है। किसी एक विपक्ष के बहुत बड़ी दल की आलोचना करके विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। तो विपक्षी एकता के लिए जरूरी है कि सारे लोग इकट्ठे हों, और कांग्रेस जो है वो एक विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी है, उसको साथ लेके विपक्षी एकता संभव है। राज की बात यह कि कांग्रेस आला कमान ने इस मुद्दे पर शरद पवार से हस्तक्षेप करने के लिए बातचीत करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि जल्द ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात और बातचीत होगी। इस मीटिंग में ही विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका के साथ साथ विपक्षी एकता को लेकर पूरी रणनीति पर बात होगी। वैसे कांग्रेस की चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, जहां पर अखिलेश ने बिल्कुल भाव नहीं दिया, और किस तरीके से रालोद और बसपा ने भी कांग्रेस का हाथ झटक दिया। राज की बात यह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के हाथ न मिलाने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका भी अन्य दलों में गलत संदेश गया। ध्यान रहे कि प्रियंका ने सिर्फ पहले अखिलेश के सहयोगी रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि बीएसपी को भी साथ जोड़कर यूपी में एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किया। तृणमूल, एनसीपी और सपा के बीच कांग्रेस के इस रवैये पर भी चर्चा हुई, और मोदी विरोधी मोर्चे का नेतृत्व यूं ही कांग्रेस के हाथ में देने को कोई तैयार नहीं है। फिलहाल ममता के साथ और एनसीपी और सपा के करीबी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर हमला बोलकर इस बात के संकेत भी दे दिए कि विपक्ष कांग्रेस का नेतृत्व यूं ही स्वीकार नहीं करेगी। राज की बात यह भी है कि कांग्रेस भी विपक्ष को यूं ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से टीआरएस ने सक्रियता दिखाई, उससे कांग्रेस में बेचैनी देखी गई। ध्यान रहे कि टीआरएस आमतौर पर मोदी सरकार के फैसलों के पक्ष में मतदान करती रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो गांधी प्रतिमा पर धरना दिया गया, उसमें वो विपक्ष के खेमे में शामिल हुई। गांधी प्रतिमा पर विपक्ष के धरने पर समर्थन करने केसीआर पहली बार दिखे थे। केसीआर तो तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और जिस तरह से वह चुनाव लड़ रही, उससे परेशान है। लिहाजा टीआरएस ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इधर टीआरएस के इस रुख से बीजेपी हैरान है तो कांग्रेस भी सावधान है। कांग्रेस को चिंता है कि तेलंगाना में टीआरएस से उसकी लड़ाई है, मुख्य विपक्ष कांग्रेस ही है। तो विपक्ष के आपसी हितों का टकराव और ये द्वंद्व नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें एकजुट होने से रोक रहा है। जाहिर है 2024 में वैसे तो वक्त है, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसमें विपक्ष का चेहरा कौन हो, इसको लेकर अभी काफी जंग बाकी है।
तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।